और ऐसे बहुत सारे रिश्ते आते थे जिनको मैं रिजेक्ट कर चुकी थी, भगाई चुकी थी घर से कि नहीं है, ऐसा करके। तो फिर जो अब मेरे हस्बैंड हैं, हुँ। इन्होंने मुझे मेरे कॉलेज में देख लिया था, उन्होंने अपनी ओके कर दी थी। लिटरली पापा से झगड़ा ही हो गया तो पापा ने जोरदार डाँट लगाई, "क्या पूछोगी हुँ। उससे कि खाना बनाना आता है?" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, बिल्कुल पूछेंगे खाना बनाना आता है कि नहीं।" क्योंकि मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि मैं वकालत करूँगी या मैं कोई राजनीति में जाऊँगी। सिंपल प्योर हाउसवाइफ थी। भी फिर आप पीएचडी भी, फिर आप डॉक्टर भी बनना चाहती थी, तो ये अपने आप में मतलब एक महिला इतना कुछ सोच रही है, उसके बाद आप राजनीति में भी आ गए और उसमें बहुत बड़ा आपने नाम कमाया। जी हाँ, तो तो फिर बाद में आइडिया ड्रॉप किया, तो मेरे अंकल ने कहा कि बेटा व्हाइट कोट की जगह तुम काला कोट की पढ़ाई कर लो। तो फिर मैंने काले कोट की पढ़ाई की, क्योंकि मेरी मम्मी का तो था ही नहीं कि लड़कियों को काम करना चाहिए। मम्मी के पीठ पीछे हमने वकालत शुरू की थी, वो कुछ दिन के लिए बाहर गई थी, बच्चे के साथ हम लोग थे तो। फिर जब शुरू कर दिया तो उन्होंने विरोध नहीं किया, पापा कभी विरोध नहीं करते थे। किस हस्बैंड वाइफ के बीच कंट्रोवर्सी नहीं होती, वो तो हमेशा हर घर में, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। नमस्कार, मैं हूँ अंबु शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम शख्सियत डायरेक्ट दिल से। हमारे इस कार्यक्रम की खास मेहमान है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जी। हम उनसे उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप बताएंगे कि आपका बचपना कैसा रहा, किन संघर्षों में बीता, आपने बचपने बचपने की कुछ कहानी हमें बताएंगे। हम इसी से शुरुआत करते हैं, आपके बचपन की कहानी से। देखिए, बचपने में ऐसे कोई संघर्ष वाली बात मेरे जीवन में नहीं रही, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जी। जॉब में थे। हाँ, ये है कि हम्म। संघर्ष ये था कि हमारी पढ़ाई कभी स्थिर नहीं होती थी किसी एक जगह पर। आज यहाँ तो कल वहाँ। तो इस हम्म। तरीके से पूरा घूम-घूम करके मेरा एजुकेशन हुआ है। जी जी। और असली संघर्ष यदि बचपने की बात करूँ, तो हम्म। क्लास 4th में फादर ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद मुझे ट्रांसफ़र हुआ तो सतना ले गए। वहाँ विवेकानंद स्कूल में डाला। और हम हम्म। लोग क्लास 1, 2, 3 में हमने एबीसीडी भी नहीं पढ़ी थी, संस्कृत भी नहीं पढ़ी थी। और वहाँ अच्छा। जाके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद में सीधा-सा 3-4 महीनों में हमें इंग्लिश भी सीखनी पड़ी, संस्कृत भी सीखनी पड़ी और सीधा 4th लेवल का। तो अच्छा। ये ऐसे छोटे-मोटे संघर्ष रहे हैं, क्योंकि हम्म। ट्रांसफरेबल जॉब होता था तो कब कौन-सा स्कूल रहेगा ये पता नहीं होता था। हर जगह के हिसाब से हमको उनके सांचे में ढलना पड़ता था। तो जी जी। ओल्ड मध्य प्रदेश, मेरा हम्म। जन्म भी ग्वालियर का हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में पूरा हम्म। एजुकेशन रहा है। प्राइमरी एजुकेशन छत्तीसगढ़ में हुआ और लास्ट ओके। में बीएससी एंड एलएलबी मेरा छत्तीसगढ़ में हुआ। बाकी भोपाल, रायसेन, दुर्ग, भिलाई इस तरीके से मेरा एजुकेशन रहा। हम्म। और पढ़ाई जहाँ पर भी आप जाओ तो हर तरह के नए टीचर्स, नया माहौल और हम्म। नई-नई चीज़ें सीखने को बहुत मिला। जी संघर्ष जी। ये रहा कि बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिला। ऑफ़िशियल जो पापा की ड्यूटी होती थी उसके साथ हमको बहुत सारे लोगों से, अफ़सर से मिलना, बात करना बचपन से ही सीखने को मौका मिला। तो ये कह हम्म। सकते हैं कि एक्सपोज़र ज़्यादा हुआ हमारा। अच्छा, जी जी। जी। अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे, आपकी शादी कब हुई और क्या रहा, क्या लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज आपने की? उस समय की बात है, जी। क्योंकि आप भी काफी बिल्कुल, ये शादी से का जो सवाल है ये मेरी लाइफ़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ओके। मेरी अरेंज मैरिज ही हुई है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से बाहर-बाहर बहुत रहना हुआ तो एक्सपोज़र बहुत था। तो मेरे हम्म। परवरिश भी ऐसी हुई थी कि मैं बचपन से निडर लड़की थी और हम्म। मैं हर जगह को-एजुकेशन में पढ़ी हूँ तो लड़कों से भी दोस्ती रहती थी, तो वैसी फाइटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था। तो हम्म। मेरे मम्मी-पापा को ये चिंता थी कि पता नहीं इसको यदि लड़का दिखाएँगे तो रिजेक्ट करेगी। तो और ऐसे बहुत सारे रिश्ते आते थे जिनको मैं रिजेक्ट कर चुकी थी, भगाई चुकी थी घर से कि नहीं है, ऐसा करके। तो फिर जो अब मेरे हस्बैंड हैं, हम्म। इन्होंने मुझे मेरे कॉलेज में देख लिया था, उन्होंने अपनी ओके कर दी थी और हम्म। अपने मम्मी-पापा के साथ आए तो मेरे मम्मी-पापा ने बताया ही नहीं कि ये लड़का देखने के लिए आया है। बोला कि वो ताऊ जी का घर दिखा दो इनको, उनको घर जाना है। तो उनकी गाड़ी में हम बैठ के चले भी गए और वहाँ पर मेरी दादी थी जो मुझे 15 साल की उम्र से पीछे पड़ी थी कि लड़की की शादी करना है। तो मेरी हाँ। दादी को पता चला, तो दादी को वहीं पे इतनी एक्साइटेड हो गई कि दादी को हार्ट अटैक आया, कोमा में चली गईं
कोलैप्स हो गई और उनको फिर हम इन्हीं की गाड़ी में लेके हॉस्पिटल गए, तो इस हौच-पौच में हमें पता ही नहीं चला कि ये बंदा मुझे देखने आया था। और जब दादी कोलैप्स हो गई, डेथ हो गई दादी की, तो मेरे फादर इन लॉ जो थे वो तो उनको ओके कर चुके थे। उनके 2-3 महीने बाद जब मुझे बताया गया कि वही लड़का था जो तुम आया था उस दिन, हमने कहा कौन लड़का था? हमने तो नहीं देखा, ना आपने परिचय कराया। तो मेरा लिटरली पापा से झगड़ा ही हो गया, तो पापा ने जोरदार डाँट लगाई, क्या पूछोगी उससे? कि खाना बनाना आता है? मैंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल पूछेंगे खाना बनाना आता है कि नहीं? फिर बड़े लोगों ने समझाया बेटा ऐसा नहीं बोलते पापा से। तो हमारे यहाँ तो रिवाज में सगाई में भी आने का नहीं रहता था। लड़के के घर वाले आते थे, उनके पाँव छुओ और आपका रिश्ता पक्का है। तो सगाई के 1 महीने बाद वो मुझसे मिलने आए, तब मैंने जाना कि हाँ, इसी व्यक्ति से मेरी शादी होनी है। तो 1988 में शादी हुई मेरी और 89 में बेटा हो गया। ये आपने अपनी जो पढ़ाई करी, आपने पीएचडी की, एलएलबी की, वो शादी के बाद करी या फिर पहले आपने किया था? एलएलबी सेकंड ईयर तक के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। तो फिर मैंने शादी के बाद बेटा होने के बाद 1990 में फिर से एलएलबी फाइनल का एग्ज़ाम दिया और मैं मेरिट में सेकंड लिस्ट में आई थी। और उसके बाद मेरा पूरा एजुकेशन एलएलएम किया मैंने, फिर पीएचडी किया। ये सब शादी, बच्चे सबके साथ चला और एलएलएम के करने के साथ-साथ वकालत भी शुरू कर ली थी। तो छोटे बच्चे की परवरिश और उसके साथ पढ़ाई, फिर पढ़ाई के साथ वकालत, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रही। तो आपके ज़माने में पढ़ाई को लेके काफ़ी मतलब वो आज तो ख़ैर पढ़ाई हर हर बेटियाँ मतलब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस दौर में इतना एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब जी। बहुत बड़ा वो था। तो फिर इस दरमियान जब आप गृहिणी बन आप जब अपना ससुराल आई पहली बार, तो उस समय आपको क्या फेस करना पड़ा था? कैसा लगा था आपको? क्योंकि आपके सामने चुनौती थी ना शादी की भी, आप शादी नहीं करना चाहती थी या जैसा भी जो हाँ। अपने आप को तो पहली और वो भी बार शादी भी ऐसी जगह हुई थी जो गाँव था घर। हालाँकि मेरे हस्बैंड और इनका सबका पारिवारिक बिज़नेस अलग था, परंतु बेसिकली मेरे सास-ससुर गाँव में रहते थे और शादी के बाद मैं लगभग 8 से 10 महीना डिलीवरी होने के पहले तक मैं गाँव में ही रही। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि मुझे छत्तीसगढ़ी बोलनी नहीं आती थी उस समय। समझती ज़रूर थी, परंतु जो लोकल लैंग्वेज जैसे मैंने कहा ना मेरा पूरा एजुकेशन बाहर का हुआ और मैं छत्तीसगढ़ में शादी के 2 साल पहले ही आकर के रही थी। तो मेरे हस्बैंड और इन-लॉज़ ने फिर मुझसे छत्तीसगढ़ी में बात कर के मुझे छत्तीसगढ़ी बोलना सिखाया और फिर वकालत में जब आई तो मैं इतनी फ्लुएंट हो गई कि अब किसी को लगता ही नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ी नहीं बोल सकती, क्योंकि प्रैक्टिस भी वकालत में उन क्लाइंट से वैसे ही डील करना पड़ता था। तो ससुराल में आए थे तो बस यही था, मुझे तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि मैं वकालत करूँगी या मैं कोई राजनीति में जाऊँगी। सिंपल प्योर हाउसवाइफ थी और उस लाइफ को मैं एन्जॉय भी कर रही थी। तो मुझे कहीं कोई मेरा एम्बिशन नहीं था कि मुझे करना है क्योंकि मेरी मम्मी भी शादी के बाद पढ़ी थी और वो अपने घर को बहुत अच्छे से चलाती है। हम तीनों भाई-बहनों की उन्होंने अच्छे से परवरिश की थी। तो हमारे घर में ऐसा कोई एम्बिशन नहीं था कि जाके कुछ करना है, करियर बनाना है, उस समय तक कुछ भी नहीं था मेरे सामने जब मेरी शादी हुई थी। तो आपने वकालत की, पीएचडी की, फिर राजनीति में कैसे आई आप? हाँ, इसके ये पीछे का इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि जब मैंने शादी के बाद जब बेटा हो गया और एलएलबी कंप्लीट हो गई, फिर मैंने एलएलएम जब कर लिया तो साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि उन्होंने 1 साल वकालत की थी और बिज़नेस छोड़ कर के तो उन्होंने मुझे किया कि आप कर सकती हो, आपका नेचर और पर्सनैलिटी है कि आप वकालत अच्छे से कर सकती हो। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं और उस समय भी बेटा 2.5 साल का था जब मैंने वकालत शुरू की थी। तो मम्मी के साथ बच्चे को एडजस्ट करके हम लोग फिर वकालत में आए और जब वकालत में आए तो जुडिशरी का थोड़ा बहुत ख्वाब था जाने का। फिर एलएलएम पास होते गए तो फिर हमने जुडिशरी को छोड़ दिया और वकालत में जम गए अच्छे से। और ये 1998 की बात है, मैंने 91 से वकालत शुरू की थी, उसके साथ मैंने लॉ कॉलेजेस में ऑनरेरी टीचिंग भी किया था, जो मेरा एकदम फ़ेवरेट था। उस बीच हमारे समाज में भी मैं एक्टिव थी, पर राजनीति से बहुत कोसों दूर रहने वाली थी मैं पहले। मतलब बेसिकली कहा जाए तो मुझे पसंद नहीं थी राजनीति।
हाँ, अच्छा। मेरे ससुर थे राजनीति में, मेरा देवर था, पर मेरा जो मायका परिवार है वहाँ से कोई राजनीति में नहीं थे, एक नाना जी थे बस। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, पर उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो सीएम थे दिग्विजय सिंह जी, उनकी हुँ। तरफ से ऑफर आया। तो मुझे 7 दिन लगा निर्णय लेने में, जबकि डायरेक्ट मेरे पास विधानसभा टिकट की बात आई थी कि आपको अच्छा। टिकट दी जाएगी, और मेरे पापा, भाई सब मेरे लिए तैयार थे। 7 हुँ। दिन तक मुझे रोज़ ले जाते थे, वहाँ मिलना बस था मुझे रायपुर में, हुँ। जो सीनियर नेता हैं उनसे। पर मैं रोज़ बैक हो जाती थी कि नहीं, नहीं जाना है। फिर सबने हुँ। मुझे कन्विंस किया कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, आप जाओगी विधानसभा में तो आप कानून बनाने में अपना योगदान दे सकती हो, वगैरह-वगैरह। तो 7 दिन के बाद जब मैंने निर्णय लिया हाँ में, तब तक शायद मेरा गोल्डन टाइम निकल गया था और मुझे ओह! उस समय टिकट नहीं मिली। पर हाँ, मैं सक्रिय राजनीति में आ गई थी उसके बाद से, और हुँ। 98 के बाद से मैं लगातार पार्टी के कामों में लगी रही, और 2009 में फिर मैं मेयर के इस इलेक्शन में आई। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका राजनीतिक जो शुरुआत है वो काफ़ी वाक़ई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रहा हाँ, है। जी, हाँ, तो हाँ, आप ये बताएँगे कि आपका सपना ऐसे मैंने सुना है डॉक्टर बनने का था पहला कुछ, ऐसा जी कुछ हाँ, रहा है? हाँ। जी, तो जी। इस बात एक्चुअल में क्या है कि मैंने बीएससी लिया था। हाँ, आप वक़्त तक भी फिर आप पीएचडी भी, फिर आप डॉक्टर भी बनना चाहती थी, तो ये अपने आप में मतलब एक महिला इतना कुछ सोच रही है, उसके बाद आप राजनीति में भी आ गए, उसमें बहुत बड़ा आपने नाम कमाया। जी हाँ। तो इस बारे में और आप सफल भी हुई हैं, जी, तो बताइए? एक्चुअल में क्या, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती थी, पीएमटी मैंने 3 अटेम्प्ट दिया था, पर हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली मेरा सिलेक्शन बीएमएस में हुआ। फिर हुँ, घर वाले उस समय में, उस ज़माने में कोई बच्चों को लेकर के जाता नहीं था, उज्जैन का मैंने भर दिया था। तो फिर बाद में आइडिया ड्रॉप किया, तो मेरे अंकल ने कहा कि बेटा व्हाइट कोट की जगह तुम काला कोट की पढ़ाई कर लो। तो फिर मैंने अच्छा, काले कोट की पढ़ाई की। पर वो एक अच्छा, सपना रहता है ना बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूँगी, मैं डॉक्टर बनूँगी, छोटेपन से पहले विज्ञापन भी आया करते थे कि मैं डॉक्टर बनूँगी, और खिलौने भी हमने सब डॉक्टर वाले खेले थे। अच्छा। तो ये चलता रहा, तो फिर जब एलएलबी के बाद एलएलएम कर लिया, तब फिर हुँ, मुझे लगा कि अब मैं पीएचडी भी कर सकती हूँ। तो हुँ, मैंने 19 96 में अपना पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराया, हुँ, और मेरे पीएचडी के रजिस्ट्रेशन के बाद 98 में जब मैं अपना सबमिट करने के लिए गई, मेरे एचओडी ने, ये एक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड मामला था, और हुँ, पर मेरे गाइड ने मुझे एकदम से मना कर दिया। तो हुँ, फिर ये मेरा संघर्ष चला, मैं चाहती तो पॉलिटिकल उसको स्वरूप दे करके प्रेशर पॉलिटिक्स से करा सकती थी, पर हमारे घर में हमारी मम्मी की जो ट्रेनिंग थी, पापा की ट्रेनिंग की, पढ़ाई अपने दम पर, अपनी कुव्वत पर करनी चाहिए, किसी अप्रोच से नहीं। तो हुँ, इसीलिए फिर मैंने कहा कि यदि वो गाइड इकलौते थे उस समय रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉ के हुँ, गाइड, तो फिर हमने कोशिश किया, एक नए टीचर से बातचीत किया, उनको फिर हमने गाइड बनाने में मदद की पॉलिटिकली, फिर उनके अंडर हमने फिर से रजिस्ट्रेशन कराया, तब जाकर के मैं 2009 में मैंने अपनी पीएचडी थीसिस जमा की, उस समय वकालत ही चल रही थी, पर 2009 में फिर मुझे जब मेयर की टिकट मिली और जीती, तो 2010 में मेरा वाइवा हुआ। अच्छा, मेयर बनने के बाद वाइवा हुआ, और उस बीच मैं क्रिमिनोलॉजी फोरेंसिक साइंस का डिप्लोमा में एडमिशन ले चुकी थी। तो अच्छा, मैंने एज़ ए मेयर जा करके उसका पेपर भी दिया, तो पूरे मीडिया वाले कैमरा लेकर के आ गए। अब मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं पेपर देने जा रही हूँ, तो कैमरा वाले क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? बाद में पता चला कि कहीं मैं फर्जी तो नहीं कर रही हूँ पढ़ाई, इसलिए कैमरा वाले आए थे कि वास्तव में मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ या नहीं। और फिर हुँ, 2010 में वो डिप्लोमा मिला, और 2011 में मुझे हुँ, पीएचडी अवार्ड हुआ। अच्छा, और बहुत कोइंसिडेंस कि जिस गाइड ने मुझे मना किया था, वही एज़ ए डीन मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया, और मैं एज़ ए मंच में एज़ ए गेस्ट भी थी, उसी मंच से उठ कर के मैंने अपनी थीसिस भी लिया। तो वाह! ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। मैंने 14 साल का संघर्ष लगा मुझे, पर हाँ, हुँ, डॉक्टर हो गई मैं, अपने नाम के सामने जो डॉक्टर लिखने की ज़िद थी वो पूरी हुई। हो गई। बिल्कुल। तो इस पूरे सफ़र में आपके हस्बैंड का कितना बड़ा मतलब योगदान रहा? क्या उन्होंने साथ दिया या कभी बोला कि हो गया बस अब छोड़ दो, अब क्या करोगी इतना पढ़ के? क्योंकि कई नहीं, बार ऐसी बात एक्चुअल में जो बनी हूँ सिर्फ़ उनकी वज़ह से बनी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का तो था ही नहीं कि लड़कियों हुँ, को काम करना चाहिए।
मम्मी के पीठ पीछे हमने वकालत शुरू की थी, वो कुछ दिन के लिए बाहर गई थी, बच्चे के साथ हम लोग थे तो। फिर जब शुरू कर दिया तो उन्होंने विरोध नहीं किया, पापा कभी विरोध नहीं करते थे और हस्बैंड ने कहा कि तुमको करना चाहिए, तो वो हर चीज़ में सहयोग करते थे और एलएलएम के लिए भी उन्होंने बूस्ट अप किया, फिर पीएचडी के लिए भी बूस्ट अप किया। तो एक सामंजस्य अच्छा रहा कि हम घर के काम में भी तालमेल हम लोग का हो जाता था। बेटा एक ही था तो हम लोगों ने बेटे की भी परवरिश वैसी की कि वो बचपन से उसको सारे काम-काज सिखाए। ये कभी नहीं किया कि ये लड़का है तो ये नहीं, तो हम लोगों को काम करता देख के बेटा भी सारे काम में सहयोग करना सीख गया। तो इस तरीके से जब हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो पूरे इन-लॉज़ ने भी सपोर्ट किया। जो पहले सिर पे हम पल्ला लेके चलते थे सास-ससुर के सामने, वो छुट्टी मिली हमें कि हम वकालत करते हैं, पक्षकारों से बात करते हैं। तो वो हमारे घर में भी एक बदलाव आया। तो पूरी तरीके से परिवार ने सपोर्ट किया। फिर मम्मी-पापा का तो सपोर्ट था ही कि बच्चा छोटा है तो मायके में वहीं के वहीं रायपुर में थे, तो बच्चे के साथ पालन-पोषण में भी दिक्कत नहीं आई। चलिए तो बहुत ही सही रहा। आप महापौर भी रही हैं, उसके बाद आप अभी आप आयोग की अध्यक्ष भी हैं। इन दोनों पदों में जी, क्योंकि ज़िम्मेदारी दोनों पद की और अपने-अपने में अपनी-अपनी जगह ये दोनों पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सबसे हाँ, अच्छा आपका अनुभव, क्योंकि अनुभव तो दोनों पदों का आपको बहुत अच्छा है, तो सबसे अच्छा आपको क्या जी। लगा कि आपने इस बारे में आप बताएँगे देखिए, सबसे? दोनों पदों की ज़िम्मेदारी अलग-अलग थी और हर पद को मैंने एन्जॉय बहुत किया। जब मैं महापौर बनी थी, तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी में पहला मौका था कि एक महिला महापौर बनी थी और उस समय विपक्ष की सरकार थी। उस विपक्ष की सरकार में भी बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिसके कारण हमारे शहर का बहुत मेजर कायाकल्प हुआ और इस मेयर टेन्योर में मुझे बेल्जियम से एक एस्का अवार्ड भी मिला। जो 5 एलिमेंट्स को लेकर के हुआ था, काम हमने किया था हमारे शहर में। बहुत बड़ा एक स्लज था, जो जहाँ पर ओपन डेफेकेशन होता था और वहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ थी। बिना किसी विवाद के उनको सबको शिफ्ट किया और वहाँ पे आज लोगों का बहुत बड़ा घूमने का पॉइंट है, मरीन ड्राइव कहते हैं रायपुर में उसे। और वहाँ पर उनके लिए दोबारा फिर हमने भूकंप रोधी तकनीक के मकान बनाए, बहुत सारे बाईपास रोड बने और गरीबों को लगभग 27,000 बीएसयूपी हाउसिंग का काम मेरे कार्यकाल में हुआ। तो वो ये जो मेयर का कार्यकाल था, शहर का रेनोवेशन, डेवलपमेंट, रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चर और उसके लिए नई-नई योजनाएँ, तो लगभग 4 से साढ़े 4 हज़ार करोड़ का काम मैंने विपक्ष की सरकार में रहते हुए कराया था और 100 सिटी बस लाई थी जिसकी बदौलत आज छत्तीसगढ़ में मंत्रालय चल रहा है। वो रायपुर नगर निगम के मेरे कार्यकाल की योजना थी और आज तक वो फ़ायदे का सौदा है। तो और महिला आयोग जो हम आए हैं तो ये एक तरीके से जुडिशियल वर्क है हमारा। क्योंकि वकालत हमने किया लोगों के एक-एक पक्ष के लिए न्याय दिलाने की बात। अब यहाँ पर एज़ अ जज हमें काम करना पड़ता है। जो पीड़ित महिलाएँ आती हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना होता है। तो ये कभी एक दिल में ख़्याल था कि जज बनना है, तो वो नहीं बने, परंतु यहाँ जुडिशियल पावर का उपयोग करके हम महिलाओं को रिलीफ़ दिलाते हैं। आज लगभग 5 साल में 350 के लगभग जिलों का दौरा हो चुका है मेरा, पूरे छत्तीसगढ़ में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके किसी मंत्री ने इतना दौरा नहीं किया होगा, जितना महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर मैंने किया हर जिले का, छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे जिले, बड़े से बड़े जिले सभी में। तो और उतने मेरे कोर्ट हियरिंग हो चुकी है। लगभग 350 कोर्ट हियरिंग हो चुकी है, मतलब 5 साल में 2 साल कोविड का आप निकाल दीजिए तो 3 साल के समय में ऑन एन एवरेज हर तीसरे दिन एक कोर्ट हियरिंग हो रही है और एक कोर्ट हियरिंग में 40 से 50 मामले सुनते हैं। तो इस हिसाब से एवरेज 8,000 से अधिक मामलों को मैं सुन चुकी हूँ। 8,000 में दोनों पक्षों को यदि आप देखेंगे तो 16,000 लोगों की सुनवाई कर चुकी हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और 6,500 से अधिक डिस्पोज़ल हो चुके हैं। उतने लोगों को रिलीफ़ दिला चुकी हूँ और ये विदाउट एनी कॉस्ट होता है। हमारे यहाँ उनको ना तो वकील की ज़रूरत होती है, ना कोई कोर्ट फ़ीस देना पड़ता है और ना लंबी सुनवाई। मैं बहुत मैक्सिमम होता है तो 2 से 3 हियरिंग में उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आज की तारीख तक मैंने इतनी महिलाओं को रिलीफ़ दिलाया है, तो उससे मुझे अपने अंदर एक सैटिस्फैक्शन होता है।
चाहे उनके दहेज के संपत्ति वापस दिलाने का मामला हो, बच्चे दिलाने का मामला हो, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, वर्क प्लेस पर लैंगिक उत्पीड़न के मामले हों, किसी भी तरह के मामले हों, वो लगभग सभी मामले अब हमारे पास आते हैं। संख्या बहुत हो रही है, क्योंकि जब कोविड का टाइम था, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उस समय कोर्ट भी बंद होते थे और पुलिस थाने भी लोग नहीं जाते थे। तो इतने सारे लोगों को दिलाया, मेंटेनेंस में बहुतों को, महिलाओं को दिलाती हूँ। तो अपने इस पोस्ट के लिए जो मेरा वकालत का अनुभव है, वो बहुत काम आया है और उससे मैं बहुत सारी महिलाओं की मदद कर पा रही हूँ। आपको इतना टाइम हुआ है, आपने इतनी सारे केसेस देखे हैं, तो ऐसा कोई मामला रहा हो जो आपको बहुत झकझोर दिया हो, इस तरह का कोई मामला? या फिर ऐसी कोई बात जब आपने डिसीज़न लिया हो, उसके बाद आपको अफ़सोस हुआ होगा कि अरे! मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा कोई निर्णय? नहीं देखिए, अफ़सोस वाला तो कभी कोई केस नहीं आया है, क्योंकि हम कानूनी पहलू को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके दस्तावेज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये अभी 4 दिन पहले मैं दंतेवाड़ा में थी। वहाँ पर 21 साल की लड़की, दोनों लड़कियाँ 21 साल की, आवेदिका भी और अनावेदिका भी। जान के ताज्जुब हुआ हमें, दोनों ने गेम ऐप खेलने के लिए, मोबाइल गेम ऐप से गेम खेलने के लिए, एक लड़की ने अपने घर की पूरी जमा पूँजी दूसरी फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती गई और वो पैसे जुए में हारते गए और उस पैसे को रिकवर करने के लिए फिर पैसे लेते गए। 10 महीने के समय में उस लड़की ने 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए अपने माँ-बाप की जमा पूँजी। मतलब ये इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं? तो इस पूरे मामले को मुझे वहाँ दंतेवाड़ा में डीएसपी को देना पड़ा कि इनका साइबर पूरा चेक कराइए, इन लड़कियों को किसी लड़कों ने जाल में तो नहीं फँसाया है, ये ब्लैकमेल तो नहीं हो रही हैं और उनको सिक्योरिटी के लिए उनके मोबाइल भी सीज़ किए। ये अभी पूरे 5 साल में मेरे लिए ये सबसे बड़ा शॉकिंग मैटर था। अच्छा मैम आपने चूँकि आप कांग्रेसी नेत्री हैं, अगर कांग्रेस की बात आती है छत्तीसगढ़ में, महिला नेतृत्व की बात आती है, आप जो है काफ़ी ऊँचे पायदान पर हैं। तो हुँ। आपने भूपेश की सरकार में भी आप इस पद में थी और विष्णु सरकार में भी आप इस पद में हैं। दोनों सरकारों में जब आप काम कर रही हैं, तो आपने क्या क्या फ़ील कर रही हैं आप पहले और अब में? क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है आपको? देखिए, महिला आयोग का जब काम हम करते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। तो हमको राजनीति से एक तरीके से अलग होना पड़ता है। तो चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार हो या अभी साय जी की सरकार हो। चूँकि मेरा टेन्योर रिपीट हुआ, 3-3 साल का टेन्योर होता है और 23 में मुझे रिपीटिशन में फिर से चांस मिला है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी मैं इस सरकार में काम कर रही हूँ। असल में जो हमने यहाँ पर जो सेटअप तैयार किया है, उस सेटअप में एक पूरा फ्रेमवर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है कि किस तरीके से आयोग में वर्किंग होगी, कैसे नोटिसेस जाएँगी, कैसे पुलिस विभाग को काम करना है, एसपी को, सारे लोगों को सुनवाई में कैसे बुलाना है। तो हमारी जो हियरिंग भी होती है, जिला कलेक्ट्रेट में होती है या जिला पंचायत के हॉल में होती है, जब हम दूसरे जिलों में जाते हैं। वहाँ कलेक्टर, एसपी के सहयोग से ये सारी सुविधाएँ होती हैं। पक्षकारों को नोटिस भेज करके उनको बुलाने का काम भी होता है। तो इसमें प्रशासन पहले भी इन्वॉल्व था, आज भी इन्वॉल्व है। अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि मैं चूँकि कांग्रेस खेमे से हूँ, तो मुझे डिसओबे कर दें या कोई सुनवाई करने में सहयोग ना करें, ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। और हम भी न्यूट्रल बने रह कर के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पद पर महिलाओं को रिलीफ देने के लिए हैं। तो हमारा फ़ोकस सिर्फ़ महिला पर रहता है। जिस दिन ये कार्यकाल खत्म होगा, फिर हम राजनीति का झंडा-डंडा लेके अलग-अलग पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल तो ऐसी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसा कर नहीं सकते। मैम फिर से मैं आपके पारिवारिक जीवन में आती हूँ कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी वकील हैं क्या? ऐसा सुना है मैंने, जी हाँ, सही सच? वकील हैं। तो पहले फिर बिज़नेस भी है और वकील भी हैं। आप भी वकील आपने भी वकालत की, उन्होंने भी वकालत की, तो दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी की स्थिति नहीं बनी है किसी अब मामले को देखिए, लेकर के? किस किस हस्बैंड वाइफ के बीच कंट्रोवर्सी नहीं होती। वो तो हमेशा हर घर में, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। वो तो छोटी-छोटी नोक-झोंक और ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ऐसा कोई सोशल मीडिया दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन इस तरह की चीज़ें क्योंकि ज़्यादा देखने को मिलती नहीं, नहीं ये सही, ये गलत। इसलिए नहीं, ऐसा ऐसे नहीं, बल्कि वकालत का एक्सपीरियंस है तो वो सजेस्ट भी करते हैं कई बार चीज़ों पे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो आप आपका क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल होता होगा क्योंकि आप एक जी। ज़िम्मेदार पद पे हैं, तो फिर ऐसे समय में आप परिवार के बीच में, अपने काम के बीच में कैसे संतुलन बनाती हैं? क्योंकि कभी-कभी हस्बैंड को भी लगता होगा ना कि पत्नी के हाथ का कुछ बनाया हुआ खाऊँ या फिर कुछ या उनके साथ टाइम स्पेंड करो बच्चों का या फिर तो आप वो कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को? नहीं, क्या है कि उनका कोऑपरेशन हमेशा से रहा है और हमारे हुँ। घर में ये ख़ासियत है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे कुक हैं, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कुक है और मैं खुद भी बहुत अच्छी कुक हूँ। तो हम लोग खाना बनाने को लेके बहुत एन्जॉय करते हैं। जब भी थोड़ा-सा समय मिलता है, हम लोग दोनों किचन में होते हैं। बेटा आता है, तो बेटा भी किचन में होता है। हाँ, मेरी बहू ज़रूर है कि उसको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, पर वो भी बनाना सीख गई है बेटे के साथ रह-रह के। तो हम लोग तीनों को कभी भी कुकिंग में हम लोग को स्ट्रेस नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए एक ऐसा स्पेस होता है, जहाँ हम लोग अपने-अपनी पसंद का बनाते भी हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं एक-दूसरे को। ये जानना था कि जब कोई ऐसी मुश्किल आती है, तो फिर आप तब खुद को कैसे सँभालते हैं? क्योंकि सिंपल सी चीज़ है इंसान के जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसी बात आती है, तो क्योंकि आपका काम ही ऐसा है, तो कभी ऐसी चुनौती आती होगी, कभी कुछ ऐसी बात आती होगी, तो खुद को कैसे सँभालते हैं? इसमें? देखिए मेरा एक और जो पहलू है, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि मैं लगभग आज 25 साल हो गया मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ और मेडिटेशन के साथ-साथ मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। लोगों को हील भी करती थी, पर अब वकालत के समय तक तो रेगुलर चल रहा था, पर मेयर बनने के बाद से अब मैं दूसरों की हीलिंग के लिए उतना टाइम नहीं दे पाती, पर अपने परिवार की हीलिंग या कभी किसी फ्रेंड ने बोल दिया तो उनकी हीलिंग भी करती हूँ। तो मैं के कारण काफ़ी कूल काम स्थिति मेरी बनी रहती है, स्ट्रेस नहीं ले पाती मैं। मेयर के टाइम में ज़रूर स्ट्रेस के कारण मुझे बीपी, शुगर की बीमारी भी हुई, पर अभी पिछले 8 साढ़े 8 साल से मैंने अपने आप को पूरा तरीके से सात्विक उसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो सुबह का मेडिटेशन, खान-पान सब कुछ पूरी तरीके से मैंने अपने आप को बदल लिया अपनी लाइफ़स्टाइल को। तो अब और ज़्यादा मैं रिलैक्स रहती हूँ और कोई भी आती है सिचुएशन थोड़ी बहुत देर के लिए परंतु वो उसका लोड अपने ऊपर नहीं लेती हूँ, ये कह सकती हूँ और मेडिटेशन मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है और वो मुझे जीने का नज़रिया भी मेरा चेंज होता है उससे, तो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, परेशानियों से फ़र्क नहीं होता और उसका स्ट्रेस नहीं आता मेरे ऊपर। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉज़िटिव चीज़ है आपने बताई है। अच्छा मैम ये बताएँगे कि आपका क्योंकि ना पहले शादी से पहले आपका परिवेश बिल्कुल अलग था, आप अलग माहौल में पली-बढ़ी हैं, पढ़ाई की है, जो कि बहुत आप एजुकेटेड रही हैं। तो पहली बार आप जब बहू बन के घर आई थी, तो आपको कैसा फ़ील हुआ था? सास-ससुर के सामने अगर तो कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी थी? वही मैंने लड़कियाँ कहा ना कि एकदम मैं शहरी शहरी माहौल में पली-बढ़ी और जाके हुँ, मैं गाँव में रही। तो हुँ, वो गाँव की जो लाइफ़ है, पहले क्या होता था पापा के साथ हम जब पढ़ाई के दौरान था तो हम साल में छुट्टियों में गर्मी की छुट्टियों में नाना-नानी के यहाँ और दादी के यहाँ जाते थे और दिवाली में जाते थे दादा-दादी के यहाँ गाँव में। तो हमारा गाँव का परिवेश का उतना ही संपर्क था जो हम दादा-दादी के पास जाते क्योंकि मेरे नाना-नानी रायपुर में ही रहते थे। तो गाँव का जो जीवन है उसको देखना, सीखना और समझना, ये सब मैंने गाँव में ही शादी के बाद ही सीखा, कि रीति-रिवाज़ क्या होते हैं, उनको कैसे फ़ॉलो किया जाता है और क्या करना पड़ता है। कई बार हँसी का पात्र भी बनी हूँ। तो जी। तो नहीं जब आपको घूंघट और पल्ला सिर पे लेने की जब बारी आई थी, तो ये नहीं था कि अरे मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों मतलब इस तरह से क्योंकि लड़कियों में उस खासकर बहुत मेरे से ख़्याल मैं से आज के समय में लड़कियाँ इस चीज़ को माइंड करती हैं, पर जिस समय हमारी शादी हुई थी आज से लगभग 38 साल पहले, 37 साल पहले, उस समय तो हुँ, माँ-बाप सब लड़कियों को ये सिखा के ही रखते थे, कि ससुराल में कैसे रहना है और तब इस चीज़ का विरोध भी बहुत नहीं था कि हमको पल्ला नहीं लेना है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने कहा ना जैसे मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत कड़क थे। इवन हुँ, उनके बच्चे ही उनसे बात नहीं करते थे, पर हम लोग इतने बोल्डली बात करने के आदी थे, तो मैं तो अपने सास-ससुर से बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला बात करती थी। तो वो हुँ, बोलती भी थी मेरी सास, "अरे! ससुर के सामने ऐसे बात नहीं करते हैं। भई पापा तो वो भी हैं, हम बाबूजी बोले या पापा बोले, हैं तो पापा, तो हम तो बात करेंगे।" तो आज तक रिकॉर्ड है मेरे घर में कि मेरे ससुर जी से जितनी बात मैं करती हूँ, कोई नहीं करता।
तो पहले मुझे जो कहीं महिला दिक्कत नहीं हुई। पहले जो जी, महिलाएँ ज़्यादातर भी काम काज निपटा के कुछ सीरियल वग़ैरह देखती थी, है ना? हाँ, आपका भी ऐसा शौक कभी रहा है कि कभी कुछ सीरियल लगा के बैठ काहे का? जाओ, वो देख सीरियल वग़ैरह कुछ देख लो, जैसे हाँ, सास हाँ, भी कभी बहुत, बहुत, बहुत देखा सीरियल वगैरह। पहले तो सास-बहू के सीरियल ही देखते थे हम लोग, और क्या करते। जब तक वकालत में आए तब फिर सब ये आदतें छूटी हैं। शादी के हुँ, उस समय तो रामायण वगैरह के सीरियल चला करते थे जब हम लोग की शादी हुई थी। तो रामायण का जब चलता था तो पूरा गाँव में सन्नाटा और शहर में सन्नाटा हो जाया करता था। तो किरणमयी नायक ने अपने जीवन में सबसे बड़ा निर्णय कब लिया था? सबसे बड़ा निर्णय, हाँ जी। वो जो मुझे राजनीति में आने के लिए 98 में ऑफर मिला था, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और वो मेरा सबसे बड़ा निर्णय था। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले नॉर्मल लड़की, फिर उसके बाद में नॉर्मल लड़की नहीं, थोड़ा गुस्सैल और लड़की लड़की थी एक्चुअल में। लड़ने-भिड़ने वाली फाइटर लड़की थी, वकालत भी फाइटर नेचर से ही किया था। परंतु हुँ। तो हाउसवाइफ थी, बच्चे थे, सब कुछ था, पर राजनीति में आना मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, निर्णय। अब सबसे हुँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको एक दिन के हाँ, लिए किसी भूमिका में नज़र आना है, तो वो आप किस भूमिका में रहना चाहेंगी? क्योंकि आप तो वकील भी हैं, आपने पीएचडी भी की है, आप एक नेता के तौर पे भी हैं, आप आयोग की अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अगर आपको एक दिन के लिए हुँ। कुछ बनना चाहें, तो वो आप क्या मतलब करना पसंद करेंगी? किस भूमिका में रहना एक पसंद दिन के करेंगी? लिए ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है कि एक दिन के लिए क्या बनना है। मैं एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकती। पर हाँ, यदि कुछ बनना चाहूँ तो मैं एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लाइन पर जाना चाहूँगी और अपने आप को जानना चाहूँगी और हुँ, रिलैक्स मोड में रहना चाहूँगी। अब बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करना चाहती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। अब मैं दादी हुँ। बन चुकी हूँ, मैं अपनी पोती के साथ खेलना पसंद करूँगी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर किरणमयी नायक जी। हमने उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफ़स्टाइल के बारे में जानने की कोशिश की। तो इसी तरह से कुछ खास शख्सियत के जीवन के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।